ओके, तो आज हमारा फोर्थ सेशन है। अभी तक हम कहाँ पे रहे हैं? ठीक है, कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, एक क्विक गो थ्रू करते हैं इससे। तो सबसे पहले हमने जो फर्स्ट सेशन था दैट वाज इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन थिंकिंग, जिसमें हमने देखा कि डिज़ाइन थिंकिंग है क्या, इसकी एप्लीकेशन के बारे में डिस्कशन की, इसके मुख्तलिफ फेजेस के बारे में डिस्कशन की। ठीक है, डिज़ाइन थिंकिंग हैज़ 5 फेजेस, जिसमें से नंबर 1 एम्पैथाइज है, नंबर 2 डिफाइन है, नंबर 3 आइडिएट है, नंबर 4 प्रोटोटाइप है और नंबर 5 टेस्टिंग है। ठीक है, तो अगर हमने इस पूरे के पूरे प्रोसेस को लर्न करना है या हमने एक्सपर्ट होना है डिज़ाइन थिंकिंग में, तो इट मीन्स कि ये जो बेसिकली 5 फेजेस हैं इन पे हमारी कमांड होनी चाहिए। तो अभी जो हम इसको वन बाय वन रीड आउट कर रहे हैं, तो नेक्स्ट जो हमारा सेकंड सेशन था उसमें बेसिकली हमने एम्पैथी के बारे में डिस्कशन की, इसका इंट्रोडक्शन देखा कि हमने एम्पैथी है क्या, और इसके बाद हमने देखा कि कितनी तरह के यूजर्स हैं। बेसिकली जब हमने एम्पैथाइज करना है एम्पैथी फेज में, तो उसमें हमें पता हो कि हमने किन लोगों से करनी है एम्पैथी। ठीक है, तो एक्चुअली वो कौन से यूजर्स होंगे जिनके पास हम जाएंगे इस प्रोसेस के लिए। तो इसलिए सबसे पहले हमें ये लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूजर्स कितने टाइप के हैं। ठीक है, तो हमने वहाँ पे इसकी लर्निंग की, उसके बाद हमने यूजर की नीड्स को अंडरस्टैंड किया। ठीक है, कि कितने तरह के नीड्स हैं, कुछ ऐसी नीड्स हैं यूजर बताते हैं, कुछ नहीं बताते, हमें ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं। तो हमने सेकंड फेज में इन चीज़ों को काफ़ी डिटेल में डिस्कशन की। थर्ड सेशन में हमने बेसिकली जो एम्पैथी के टूल्स और टेक्निक्स थी, हमने उनको लर्न किया, लर्न करना स्टार्ट किया, जिसमें से ये मल्टीपल टूल्स हैं। और हमारा जो थर्ड सेशन था दैट वाज अबाउट इंटरव्यू। ठीक है, कि एक परफेक्ट इंटरव्यू आपने कैसे कन्वर्ट करना है, इंटरव्यू कितने टाइप्स के होते हैं, इंटरव्यूज़ की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उसके क्या प्रीरेक्विजिट्स हैं इंटरव्यू को मैनेज करने के। तो लास्ट सेशन वाज ऑल अबाउट हाउ टू मैनेज द इंटरव्यूज़। ओके, तो जो हमारा बेसिकली आज का सेशन है, सेशन 4, दैट इज अबाउट ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, द आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कि हम ये लर्न करेंगे कि बेसिकली एम्पैथी टूल्स और टेक्निक्स में ऑब्जर्वेशंस को हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे ये इंपॉर्टेंट है और इसके क्या वेज हैं और इसके क्या प्रीरेक्विजिट्स हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक ये है। इनमें से हर जो टूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ लॉन्ग स्किल्स में इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए किसी भी जगह पे हम ये नहीं कह सकते कि हमें इनको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, या इनमें से सिर्फ कुछ स्किल्स को लर्न करें। वो इंटरव्यू हमें ज़िंदगी के और बहुत सारे जो हमारे फंक्शंस हैं या रोल्स हैं उसमें हमें हेल्प आउट करता है। इस तरह ऑब्जर्वेशन और जो बाकी जितने भी टूल्स हैं ये भी हमें हेल्प आउट करेंगे। ठीक है, इंडिविजुअली भी ये स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और डिज़ाइन थिंकिंग में तो डेफिनेटली इनका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टिव है। तो आज का टॉपिक है हमारा आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सबसे पहले हम लर्न करते हैं कि बेसिकली ये ऑब्जर्वेशंस हैं क्या, तो और ऑब्जर्वेशन ज़रूरी क्यों है। तो हमने सबसे पहला जो टूल लर्न किया था दैट वाज इंटरव्यू। इंटरव्यू में एक नॉर्मली ये चैलेंज आता है कि योर कस्टमर में लैक द वोकेबलरी टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ रॉन्ग एंड स्पेशली व्हाट इज़ मिसिंग। तो कई दफ़ा उसको ये चैलेंज होता है कि उसको खुद नहीं पता होता। उसका रीज़न क्या होता है कि जो लोग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एंगेज होते हैं वो प्रोसेस में इतने उसका पार्ट बन जाते हैं कि शायद वो अपने इर्द गिर्द बहुत सारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं या बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व कर नहीं पाते। तो इंटरव्यू में वो जहाँ तक हमें इंफॉर्मेशन या इंसाइट्स प्रोवाइड कर सकते हैं वो हमारे लिए इफेक्टिव होती है। मगर जो इससे नेक्स्ट रोल होता है वो ये है कि हम सेल्फ ऑब्जर्व करें, हम सेल्फ लर्न करें कि बेसिकली वो कौन सी ऐसी इंसाइट्स हैं जो शायद हमें यूजर ड्यूरिंग इंटरव्यू प्रोवाइड नहीं कर सका, हम अपनी ऑब्जर्वेशन से उनको फाइंड आउट करें। ठीक, ओके, तो नेक्स्ट इज बेसिकली हमें ऑब्जर्व द डिज़ाइन क्रिएटेड बाय द नेचर। नो डाउट अल्लाह इज़ द ग्रेटेस्ट डिज़ाइनर। बेसिकली जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे इर्द गिर्द कायनात में जो नेचर ने हमें सोल्यूशन प्रोवाइड किए हैं, जो कुदरत ने हमें सोल्यूशन प्रोवाइड किए हैं, दे आर ऑसम। लिटरली जब आप इन चीज़ों को लर्न करते हैं, आप बेसिकली डिज़ाइंस की अहमियत को समझते हैं, तो यू विल बी अमेज्ड कि कैसे नेचर के जो डिज़ाइन हैं वो इतने इफेक्टिव हैं, इतने एफिशिएंट हैं कि बिलीव करें दिल से वो निकलता है कि बेसिकली कितना बड़ा जो अल्लाह पाक जो हैं वो कितने बड़े तख्लीकार हैं। ठीक है, कितने बड़े डिज़ाइनर हैं। अब आप एग्जांपल लें कि सिर्फ अब देखिए रेन का सिस्टम,
रेन सिस्टम दिस अ वेरी वेल डिफाइंड सिस्टम कि कैसे रेन को देखिए ऊपर से बरसाया गया है, हर तरह के मौसम जगह किसी भी हो उसको टॉप से मैनेज किया गया है, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो जमीन से मैनेज की हैं, अब दरख्तों के डिजाइन देखें, मुख्तलिफ फूड के जो प्लांट्स हैं उनके डिजाइन देखें, ठीक है। हर एक डिजाइन बहुत वेल डिफाइंड है, ठीक है। तो बेसिकली जब हम कुदरत के डिजाइन को देखते हैं, क्योंकि वो डिजाइन हमारी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हैं, तो हमें लगता है कि बेसिकली ये एक ऐसी स्किल है जो कि हमारे लिए भी इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि कुदरत ने कहीं पे ये नहीं कहा कि जो मैंने कर दिया वो आप नहीं कर सकते, ठीक है। वो हमें कहा गया है कि आप लोग गौर फिक्र करें, ठीक है, अपने इर्द गिर्द देखें। तो बेसिकली जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो हमें यही चीजें नजर आती हैं, ठीक है। वो चाहे जमीन और आसमान हो, चाहे वो रात और दिन हो, तो और इवन के ह्यूमन जो आप इसको बॉडी को देखें कि वो कितनी इफेक्टिवली डिजाइन की गई है, ठीक है। हम अपने हाथों को देखें, हम अपने मतलब हर जो बॉडी पार्ट है वो इतना एक्सीलेंटली वो डिफाइंड है कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कि हमें मल्टीपल रोल्स में, मल्टीपल जॉब्स में वो कैसे इफेक्टिवली अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारी ऑब्जर्वेशन का पार्ट है कि हम सिर्फ अपने रोल को फोकस ना करें, हम इससे हट के डिजाइन देखें ताकि हम वहां से इंसाइट्स लें। हाँ, जब हम वहां से इंसाइट्स लेते हैं तो डेफिनेटली फिर वो हम अपने जब डिजाइन बनाते हैं तो हमारे डिजाइन के लिए वो कहीं ना कहीं हमें टेम्पलेट्स के रोल में अवेलेबल होती हैं, ठीक है। यहाँ तक आपका क्वेश्चन तो नहीं है? नाउ व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? An observation is gathering of information by using our five senses. तो सिंपली स्पीकिंग ये सबसे आसान डेफिनेशन है इसकी कि जो बेसिकली ऑब्जर्वेशन में हम अपने जो सेंसेस हैं हम उनको यूज करके ऑब्जर्व करते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जैसे हमने एम्पैथी के इनिशियल फेजेस में बात की थी कि ड्यूरिंग एम्पैथी फेज किसी भी स्टेज के ऊपर हमने बायस या जजमेंटल नहीं होना, ठीक है। हमने सिर्फ ऑब्जर्व करना है, सिर्फ इनसाइट्स को कलेक्ट करना है। तो हमारी जो पांचों सेंसेस हैं जब हम इनको यूज करके इनसाइट्स कलेक्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि कितने ऐसे चैलेंजेस हैं जो हमारे इर्द गिर्द लोग फेस करते हैं, ठीक है। और वो बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं या प्रॉब्लम है दे आर एक्चुअली डिजाइन प्रॉब्लम्स, उसमें ये नहीं है कि यूजर का प्रॉब्लम है, दे आर डिजाइन प्रॉब्लम्स, ठीक है। हम डिजाइन को इफेक्टिव बना सकते हैं, हम डिजाइन को यूजर के लिए इफेक्टिव बना सकते हैं। एक यूजर हम मोस्टली मिस्टेक करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में जैसे मैं ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट रहा, बहुत सारी जगह पे मैं मीटिंग में होता था, तो नॉर्मली जब ये डिस्कशन होती थी कि यूजर देखें ये यूजर की मिस्टेक है, तो मैं हमेशा कहता था कि सबसे पहले देखें कि क्या डिजाइन हम ऐसा तो नहीं है जो यूजर के लिए ये हर्डल क्रिएट करता हो कि वो बार बार प्रॉब्लम कर रहा है। क्यों ना हम डिजाइन ऐसे बना दें कि जो बेसिकली यूजर की नेचर से मैच करते हो, ठीक है। और सबसे इफेक्टिव और एफिशिएंट डिजाइन होते ही वो हैं जो यूजर की नेचर से बिलोंग करते हैं। अब देखें क्या रीजन था कि स्मार्टफोन्स इतना क्विकली उन्होंने मार्केट में लोगों में अपनी स्पेस क्रिएट की है और तकरीबन दुनिया के हर गोशे में फैल गए। उसका जो सबसे मेजर रीजन है उसकी यूजेबिलिटी है, ठीक है। यूजेबिलिटी में देखिए कितना इफेक्टिव है कि अगर आप रीड नहीं भी करना, आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं, वो लोग भी स्मार्टफोन यूज करते हैं। किस वजह से? ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें रिटर्न नहीं है, वो टच बेस है, ठीक है, मूवमेंट टच बेस है, लोग उसके यूजर्स हैं। आप अपने इर्द गिर्द देखें बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे, बच्चे हैं, वो कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, कितना एफिशिएंटली उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये उसके डिजाइन की खूबसूरती है कि वो डिजाइन इतना सिंपल और आसान है कि लोगों के लिए उसकी यूजेबिलिटी बहुत इजी है, ठीक है। अब ये मुझे ये इंसाइट कहाँ से मिली? एक जोक से, ठीक है। मैं एक दफा किसी का एक जोक सुन रहा था, तो उसने कहा कि बेसिकली आजकल हर बंदा जो है ना वो स्मार्टफोन यूज कर रहा है। अच्छा, उसने कहा कि इसका रीजन है कि आसान ही पड़ा है, इसको कौन सा को पढ़ने की जरूरत है, बस उंगलियां मारते रहो। देखिए एक छोटी सी चीज है, जब मैंने वाकई इसको डेप्थ में रियलाइज किया तो इसके डिजाइन मुझे इतना यानी वो कम्प्रीहेंसिवली डिजाइन है, ठीक है, और इतना यूजर फ्रेंडली है कि यूजर आप किसी भी कैटेगरी से वो बिलोंग करते हो, ठीक है, वो एजड हैं, वो यंग हैं, वो किसी भी वे में है, ठीक है, वो इसको यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये डिजाइन की खूबसूरती है। तो ऑब्जर्वेशन में हमने क्या करना है कि हमने गैदरिंग करनी है इन्फॉर्मेशन की अपनी फाइव सेंसेस को यूज करते हुए, ताकि हम जो डिजाइन बना सकें वो यूजर फ्रेंडली हो और वो यूजर्स की नीड को फुलफिल करते हो। ऑल राइट, तो यहाँ पे कुछ बिजनेस केसेस हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। उसमें हम थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिकल साइड देखते हैं। नॉर्मली ये जो ट्रेनिंग्स, इस तरह की जो ट्रेनिंग्स होती हैं, ये ट्रेनिंग्स तब इफेक्टिव होती हैं जब ये ट्रेनिंग्स
पार्ट फिजिकल ट्रेनिंग्स हो, ठीक है। फिजिकल ट्रेनिंग्स में से मुराद ये है कि अब नॉर्मली जब मैं ये ट्रेनिंग फिजिकल करवाता हूँ तो मैं ग्रुप्स बनाता हूँ, ग्रुप्स को भी मैं बाहर भिजवाता हूँ। सबसे पहले ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशन में कहता हूँ कि आज आप इस ऑफिस फ्लोर में जाएं और आप फ्रेश आईज से पूरे का पूरा जो सिनेरियो है वो ऑब्जर्व करके आए, पूरे का पूरा लेआउट ऑब्जर्व करके आए, और आप देखेंगे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको लगेंगी हमने शायद इससे पहले देखी नहीं है। या फिर हम उनको मार्केट में भिजवाते हैं कि आप वहां से इंसाइट्स लेके आए, ऑब्जर्व करके आए, ठीक है। तो आप लोगों से मैं सिर्फ यही कहूंगा, क्योंकि वर्चुअल है, वर्चुअल में शायद वो इतना प्रैक्टिकल हम नहीं हो पा रहे, तो आप लोग अपने इर्द गिर्द अपनी लाइफ में, अपनी आप शॉपिंग में या कहीं पे भी आप जाते हो, ठीक है, आप जरूर अपनी ऑब्जर्वेशंस को अलाइन करें, उनको एक्टिवेट करें, और आप देखें कि इर्द गिर्द बेसिकली सॉल्यूशंस कैसे हैं, प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस कैसे हैं। हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि फॉर एग्जाम्पल मैं डिजाइन थिंकिंग की बात करता हूँ, बहुत सारे लोगों को ये टॉपिक बड़ा अजीब लगता है। उसका रीजन क्या है कि हमारे यहाँ बेसिकली हम डिजाइन बिल्डर नहीं है, ठीक है। हमें रेडीमेड डिजाइन मिलते हैं, इसलिए हमें लगता है कि शायद ये कोई बहुत बड़ी जॉब नहीं है, मगर लिटरली डिजाइन बिल्ड करना, ठीक है, और बहुत एफिशिएंट और एक्सीलेंट डिजाइन बनाने से बिग रोल, बिग जॉब, और दुनिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। तो अभी आप लोगों के सामने मैं कुछ सिनेरियोज रखूंगा जिसमें हम इसको प्रैक्टिकली लर्न करने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली ऑब्जर्वेशन कैसे वर्क करती है। तो ये एक आप लोग स्क्रीन पे एक पिक्चर देख रहे होंगे, ठीक है। एक स्टोर है, स्टोर में एक कस्टमर है, और कस्टमर के सामने जो बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव है एक कस्टमर सपोर्ट की टीम में एक गर्ल। तो अब आप ज़रा अपनी ऑब्जर्वेशन में बताएं मुझे कि आपको यहाँ पे क्या ऐसी चीज़ है जो लग रही है कि वो या क्या ये बेहतर है या नहीं है, ठीक है। आपने टोटल ऑब्जर्वेशन हर तरह की करनी है यहाँ पे। ठीक है, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है कि व्हेन यू फर्स्ट वॉक इन दिस कैफे व्हाट डू यू नोटिस, व्हाट डज इट मेक यू थिंक अबाउट, व्हाट डज इट मेक यू वांट टू डू, आस्क और ट्राई। जी, गौर से देखें इस पिक्चर को और मुझे बताएं कि आप लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं इसमें। फर्ज करें ये कस्टमर आप हैं, ठीक है। When you first walk in this cafe, what do you notice? What does it make you think about? What does it make you want to do, ask or try? तो क्या है इस लेआउट में ऐसा? बहुत खूबसूरत है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, प्रोडक्ट प्रॉपरली प्लेस्ड है, ऐसा ही है। यस एवरीवन। तो कौन बता रहा है, किसने अभी तक ऑब्जर्व किया है? नो वन। अच्छा, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। चलिए, परफेक्शन नहीं चाहिए, कुछ तो बताएं ना कि आप ऐसा क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे। अगर तो परफेक्ट है फिर भी बताएं। अभी हम सिर्फ लर्निंग फेज में है, नो प्रॉब्लम। जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करें अपना।
के सर ये तो ऐसा लग रहा है जैसे जूस टाइप शॉप हो, मतलब आप कहीं पे घूमने गए तो आप किसी शॉप में जा रहे हैं जूसेस लेने या ड्रिंक्स लेने, कोई भी स्नैक्स के लिए। बिल्कुल ठीक है। तो शॉप तो है, मगर इसमें क्या ऐसा डिफरेंट लग रहा है आप लोगों को? देखिए, जब हमने स्ट्रक्चर। ऑब्जर्व करना है ना, हमने ऑब्जर्व करना है तो हमने हर पार्ट को ऑब्जर्व करना है। जी, अब कुछ कह रही थी तैयबा? ओके। अच्छा, ये देखें, ये कुछ यहाँ पे हाइलाइट्स हैं, ठीक है? आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ऊपर ये बेसिकली कुछ बॉटल्स हैं और ये कुछ आर्टिफैक्ट्स हैं, और नीचे आप देखें कि बेसिकली जहाँ पे प्रोडक्ट्स की प्लेसमेंट है, ठीक है? तो ये लेआउट, अगर हम इस लेआउट को देखें तो व्हाट इफ जब कस्टमर यहाँ पे एंटर होगा, ठीक है, और जब रशी हो जाए, अब एक कस्टमर है, जब उसने यहाँ से भी प्रोडक्ट को पिक करना है, यहाँ से भी पिक करना है, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा रश होगा, तो क्या ये एक मैस नहीं क्रिएट हो जाएगा? यहाँ पे लोग मूव ही करते रहेंगे, ठीक है? लेआउट देख रहे हैं ना आप लोग? यस सर। ठीक है, तो बेसिकली इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये इसका लेआउट है। अब हो सकता है कि ये उसकी एस्थेटिक्स को मद्देनजर रख के बहुत खूबसूरती के लिए इसको डिफाइन किया हो, मगर आप देखें कि यहाँ पे ड्रिंक्स है और यहाँ पे स्नैक्स हैं, ठीक है? अब जिस पर्सन ने ड्रिंक्स भी लेने हैं, स्नैक्स भी लेने हैं, और अगर यहाँ पे एक रो मौजूद है लोगों की, तो उससे क्या चैलेंज होगा? ठीक है, लोग जो इधर से इधर मूव कर रहे हैं वो भी प्रॉब्लम का शिकार होंगे, ठीक है, और जो इधर से इधर कर रहे हैं वो भी प्रॉब्लम का शिकार होंगे, ठीक है? और व्हाट अबाउट ये जो उन्होंने यहाँ पे बेसिकली जो आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं, ये क्या मैसेज दे रहे हैं? ठीक है, तो बेसिकली हम अब जब ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि हर चीज के साथ जुड़ा हुआ मैसेज क्या है, ठीक है? अब ये चीजें जैसे उसने यहाँ पे मेंशन की है, ठीक है, थोड़ा सा टेक्स्ट ऐसा है, मैं इसको पढ़ देता हूँ। उसने कहा है कि प्रोडक्ट प्लेसमेंट, द प्रोडक्ट्स आर ऑर्गेनाइज्ड बट दे आर स्प्लिट इनटू टू साइड्स. It makes us want to try putting all the food to one side of the register. Does this flow work for customer? ठीक है, do longer lines from when there are lots of people. ठीक है, तो क्या होगा जब यहाँ पे ज्यादा लोग होंगे? दूसरा ये है कि जैसे वो ऊपर हमने जो आर्टिफैक्ट्स की बात की थी, ठीक है, तो वहां पे हमने क्या देखा? जस्ट अ मोमेंट। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पे मेकशिफ्ट, ठीक है, मोडेस्ट्री, कलेक्शंस ऑफ रिसाइकल्ड बोटल्स, प्लाईवुड, कंस्ट्रक्शंस, प्लास्टिक, planters. It makes us wonder if customers see this as a temporary or permanent space. Does the service value this handmade aesthetics? How do customer feel about this aesthetics? ठीक है, तो बेसिकली जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम उसके डिज़ाइन, हम उसके लेआउट्स को ऑब्जर्व करना, ठीक है? वहाँ पे जैसे हमने बात की, मैं दोबारा वापस आता हूँ, ठीक है, कि ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है कि हमने अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करना है कि एन ऑब्जर्वेशन इज गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग आवर 5 सेंसेस, ठीक है? तो जैसे इस केस में अब हमने सिर्फ अभी अपनी आईज को यूज किया है, ठीक है? इसके अलावा भी बाकी फैक्टर्स हैं, वो हो सकता है वो स्मेल हो, वो टेस्ट हो, ठीक है, और वो बाकी जो भी फैक्टर्स हैं वो हमने कंसीडर करने हैं इसमें, ठीक है? ये आपको अंडरस्टैंड हुआ? नेक्स्ट मूव करें। तो कुछ प्रैक्टिकल सिनेरियोज मैं आपके सामने रखता हूं, जैसे कि ये एक रिटेल स्टोर लेआउट ऑप्टिमाइजेशन। बेसिकली प्रोजेक्ट क्या है कि एक रिटेल स्टोर, जैसे भी हमने देखा, उसकी ऑप्टिमाइजेशन, उसमें रिटेल स्टोर एम्स टू इम्प्रूव कस्टमर फ्लो एंड इंक्रीज सेल्स बाय ऑप्टिमाइजिंग इट्स लेआउट। अब ऑब्जर्वेशन में क्या चीजें देखी गई कि रिसर्चर्स ऑब्जर्व हाउ, बेसिकली ये डिजाइनर्स हैं, ऑब्जर्व हाउ कस्टमर्स नेविगेट द स्टोर, where they spend the most time and which areas they seem to avoid. Insights. The observation reveals that the customers tend to linger around product displays near the entrance but quickly move through the aisles in the back. This prompts the store to rearrange its layout
प्लेसिंग हाई डिमांड प्रोडक्ट्स स्ट्रेटजिकली, ठीक है। तो बेसिकली जब हम कस्टमर को ऑब्जर्व करते हैं, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया इस स्टोर में, तो उन्होंने ये जाना कि कौन से ऐसा लेआउट है जो कस्टमर के लिए ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है, ठीक है। इसी तरह हम अगर एक नेक्स्ट केस को देखें तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एक्सपीरियंस इन्हेंसमेंट, इसमें सिनेरियो क्या है कि अ सिटी एम्स टू इम्प्रूव इट्स पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम टू इनकरेज मोर पीपल टू यूज इट। अब ऑब्जर्वेशन क्या थी, रिसर्चर्स राइड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अलोंगसाइड कम्यूटर्स, noting their behaviors, reactions to delays, and interactions with station staff. Insights, observations reveal that the commuters are frustrated with inconsistent arrival times and lack of real-time information. The city uses this feedback to implement a real-time tracking system and provide better communication to commuters. ठीक है, तो बेसिकली जब कस्टमर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कस्टमर का एक्सपीरियंस इम्पोर्टेंट है, उसकी नीड्स इम्पोर्टेंट है, तो फिर कस्टमर कैसे आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज को यूज करता है ये जानना भी बड़ा जरूरी है, ठीक है। इस तरह ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ने डिजाइनर्स की हेल्प ली, उन्होंने ऑब्जर्व किया बेसिकली जो यूजर्स थे उनके एक्सपीरियंस को, और उसके बेस के ऊपर उन्होंने सोल्यूशन डिवाइस किए जिसकी वजह से कस्टमर का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत बेहतर हुआ। अब फेसबुक की आप एग्जांपल देखें, फेसबुक रिएक्शंस ऑब्जर्वेशंस, फेसबुक ऑब्जर्व दैट यूजर्स वांट मोर वेज टू एक्सप्रेस इमोशंस बियॉन्ड द लाइक बटन। शुरू में आप देखते हैं सिर्फ लाइक बटन होता था, ठीक है। अच्छा, innovations, Facebook introduced reactions allowing users to respond with a range of emotional expression, enhancing user engagement, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे सामने है। स्टारबक्स की एग्जांपल आप देखें, मोबाइल ऑर्डर एंड पे ऑब्जर्वेशन, स्टारबक्स ऑब्जर्व्ड लॉन्ग लाइन्स एंड वेट टाइम्स एट देयर स्टोर्स स्पेशली ड्यूरिंग पीक आवर्स। Innovation, Starbucks introduced the mobile order and pay features, enabling users to place orders and pay through a mobile app, reducing waiting times and enhancing convenience, ठीक है। तो बेसिकली जब ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने से कस्टमर की जो प्रॉब्लम थी वो उनके नॉलेज में आई, और जब कस्टमर की प्रॉब्लम को जाना तो जब उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए तो इसने कस्टमर के एक्सपीरियंस को बेटर कर दिया, ठीक है। जो कस्टमर का एक्सपीरियंस था उसको डिलाइटफुल कर दिया। तो बेसिकली यही कोर ऑब्जेक्टिव है आज के बिजनेस का भी और आज की सर्विसेज का भी, और वो किसी भी रोल में, चाहे हम इंडिविजुअल रोल प्ले कर रहे हैं, चाहे हमारा रोल जो है वो एक बिजनेस प्रोफेशनल का है या एंटरप्रेन्योर का, हर जगह ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो कस्टमर है वो हमसे कितना सेटिस्फाइड है। और ये बेसिकली यहाँ पे जो एग्जांपल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये डेफिनेटली ये बिजनेस एग्जांपल्स हैं। बताने का ऑब्जेक्टिव ये होता है क्योंकि इनकी एप्लीकेशन हमें नजर आ रही होती है, मगर आप देखें कि आपकी लाइफ में ये कितना इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपने कस्टमर्स के एक्सपीरियंस को ऑब्जर्व करना शुरू कर दें, ठीक है। हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम बेसिकली एक्सटर्नल कस्टमर को कस्टमर समझते हैं। अब एक पर्सन एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करता है, वो उसको जानना चाहिए ना कि मेरे इंटरनल कस्टमर भी मेरे कस्टमर है, ठीक है, बाकी डिपार्टमेंट्स मेरे कस्टमर है, मैं उनके एक्सपीरियंस को कैसे बेहतर कर सकता हूँ अगर वो मेरे साथ इंटरेक्ट करते हैं। यानी मेरे साथ इंटरेक्ट करने से मुराद है कि मुझसे सर्विसेज लेते हैं, ठीक है। इसी तरह एक टीचर है, वो अपने स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंसेस कैसे बेटर कर सकता है, ठीक है। तो हर रोल में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब एक फॉर एग्जाम्पल अगर घर की बात करें तो एक हाउस वाइफ है, अब घर में जितने भी लोग हैं जो जिनको वो सर्व कर रही है वो उसके कस्टमर हैं, वो इनके एक्सपीरियंस को बेटर कैसे कर सकती है। तो ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। जब हम उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में जानते हैं, हम उनसे गुफ्तगू करते हैं, हम उनको ऑब्जर्व करते हैं, हम बाकी जो टूल्स या टेक्निक्स हैं, यानी हम जब एम्पथाइज करते हैं तो बेसिकली तब हमें पता चलता है कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। मैं अक्सर कहता हूँ कि ये हमें लगता है कि लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं हमें रिकॉग्निशन नहीं मिलती, हमें प्रमोशन नहीं मिलती, ठीक है। अब चैलेंज ये होता है कि हम जो चीजें कर रहे होते हैं ना, वो चीजों को रिपीट करने से हमें रिकॉग्निशन नहीं मिलती, हमें चीजें बेहतर करने से रिकॉग्निशन मिलती है। और बेहतर करने के लिए एक्चुअली हमें जरूरत है हम इस टूल को सीखें, ठीक है, हम डिजाइन थिंकिंग को सीखें, हम डिजाइन थिंकिंग के टूल्स एंड टेक्निक्स को सीखें, तभी हमें पता चलेगा ना कि हम चीजों को कहाँ बेटर कर सकते हैं, कौन से ऐसे एरियाज है जहाँ पे चैलेंजेस हैं, ठीक है। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चंस के लिए काइंडली आप रिएक्शन यूज कीजिएगा, आप हैंड रेज कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जर्विंग यूजर्स इंटरेक्टिंग विद अ प्रोडक्ट और सर्विस कैन बी अ ग्रेट वे टू अंडरस्टैंड द यूजेबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट
एंड टू सम एक्सटेंड द ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस। जब पर्सन खुद वो प्रोडक्ट या सर्विसेज यूज कर रहा है, हम जब उसको ऑब्जर्व करते हैं कि वो कैसे यूज करता है, तो बेसिकली वही सबसे बेटर हमें एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, नॉर्मली जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मीटिंग रूम्स में बैठ के प्लान्स बनते हैं, मीटिंग रूम में बैठ के स्ट्रेटजीज बनती हैं, मगर वो ग्राउंड लेवल पे जाके फील्ड में जाके वो फेल हो जाती है। रीजन क्या होता है कि फील्ड से इनसाइट्स नहीं ली जाती है, वहां के बिहेवियर्स को नहीं स्टडी किया जाता है। मैंने लास्ट सेशन में भी आपको बताया था कि एक स्ट्रेटजी मीटिंग का मैं पार्ट था। स्ट्रेटजी मीटिंग में जो डिस्कशंस हो रही थी, जो फ्यूचर टीम बिल्डिंग की बातें हो रही थी कि हम फ्यूचर की टीम बिल्ड करने जा रहे हैं, ठीक है, और फ्यूचर के रोल्स की बेसिस पे और मार्केट के जो फ्यूचर के डायनामिक्स है उनकी बेस पे ये करने जा रहे हैं। तो उसको उस सारे के सारे जो स्ट्रेटजी के प्रोसेस को मैंने जब चैलेंज किया, तो मैंने कहा कि इस पूरी स्ट्रेटजी में मुझे बताएं कि यहाँ पे कौन से ऐसे लोग बैठे हैं जिनको फ्यूचर की मार्केट का पता है। अब वहां पे सारी सीनियर मैनेजमेंट मौजूद थी उस ऑर्गेनाइजेशन की। तो उन्होंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल अब सीईओ ने कहा कि मैं मौजूद हूँ। अब सीईओ नियरली 60 के करीब उसकी एज थी। मैंने कहा सर आप मुझे बताएंगे कि लास्ट आप कब थे मार्केट में जब आपने खुद फील्ड वर्क किया। उसने कहा नियरली 30 ईयर्स बिफोर। मैंने कहा आपकी इनसाइट्स 30 ईयर बिफोर हैं। आपको लगता है मुझे आज का पता है, आप उसके बाद से ऑफिस जॉब में हैं, आप बोर्ड मीटिंग से बैठते हैं, आपको नहीं पता कि रियलिटी में क्या हो रहा है। आपको पर्सनली खुद ऑब्जर्व करना जरूरी है। नहीं तो वो लोग लेके आए जो इस वक्त मार्केट में है और वो ये ऑब्जर्वेशन स्किल भी रखते हैं कि वो फ्यूचर की मार्केट और फ्यूचर की टीम को ना सिर्फ उसका पोटेंशियल जान सकते हैं बल्कि वो टीम बिल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये वो लोग हैं जो अपनी रिटायरमेंट एज के पास है उस मीटिंग में। ठीक है, तो वाकई वो एक रियलिटी थी जो वहां पे उसको चैलेंज किया गया। ठीक है, और उस रियलिटी की वजह से फिर वो जो स्ट्रेटजी उसकी डिस्कशन और टीम्स को एंगेज करना, फिर यंगस्टर्स को लेके आना और उनके व्यूज लेना, और यंगस्टर्स में से भी उन लोगों के जो इस वक्त मार्केट के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है जब हम इनसाइट्स वहां पे लेते हैं। अदरवाइज जो मीटिंग रूम्स में जो प्लान बनते हैं वो सिर्फ एक बड़े ही लिमिटेड नॉलेज के साथ बनते हैं। सिर्फ उसमें जो परसेप्शन होती है या अजम्पशन होती है वो ये होती है कि हमें सब पता है क्योंकि हम टॉप पे मौजूद हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको हमेशा फ्रेश इनसाइट्स की जरूरत होती है। ओके जी, प्रिपेयरिंग फॉर यूजर ऑब्जर्वेशन। हम अभी आहिस्ता आहिस्ता मेथड की तरफ मूव करते जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, बिफोर वी डिसाइड ऑन टेक्निक्स फॉर ऑब्जर्वेशन इट्स इंपॉर्टेंट टू डू अ फ्यू थिंग्स फर्स्ट। Number one, we need to decide what we expect to learn from our observation study. Can this be structured? ठीक है, स्ट्रक्चर से मुराद है कि हमें पहले से उसके बारे में चेकलिस्ट वगैरह बना चुके हों, हम अपने क्वेश्चनर्स बना चुके हों। We need to recruit participants. Number two, we need to recruit participants for our research and ensure that we have selected a relevant sample size of our user base to make our रिजल्ट मीनिंगफुल। ठीक है, और ये भी क्योंकि हमने यूजर वाले पार्ट में सेकंड जो हमारा सेशन था उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमें अपने यूजर्स के बारे में सबसे पहले पता हो, तो हमने किन यूजर को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, सैंपल साइज कितना हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्वेशन को स्टार्ट करने से पहले। We need to recruit observers, ideally trained observers, and define how we will observe participants. ठीक है, डेफिनेटली अगर आपकी ऑब्जर्वेशन का स्केल बहुत वाइडर है, आपको ज्यादा इनसाइट्स चाहिए, तो आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी, और लोग भी ऐसे जो कि इस मामले में ट्रेन हो। ठीक है, उनको पता हो कि ऑब्जर्व कैसे किया जाता है। अदरवाइज वो आपको इनसाइट्स तो ला देंगे, मगर वो इनसाइट्स में कितनी बाइसनेस होगी, कितनी असम्पशंस होंगी, कितनी सेल्फ जजमेंट होंगी, ये हमेशा चैलेंजिंग रहेगा। और याद रखें आपकी, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशंस या एम्पैथी ये आपकी बेस है, ये इनपुट है। ठीक है, ये वो फर्स्ट एंड है कि अगर यही ठीक ना रखी गई तो आपकी जो बाकी बिल्डिंग है वो भी ठीक नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज वी शुड able to explain to participants what they will be doing and what they will be observed for। ठीक है, उनके नॉलेज में होना चाहिए। ये आगे जाके हम डिस्कस भी करेंगे कि बताना ना बताना दोनों क्यों जरूरी है। We should be able to explain to participants how their data and any data collected will be used and how it would not be used। ठीक है, कैसे वो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है और कैसे नहीं हो सकता। ठीक है, किसी का क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब हम आते हैं टुवर्ड्स अप्रोचेस टू यूजर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, थोड़ी सी इसके बारे में बेसिकली ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं, इसकी फाउंडेशन है कि कौन कौन सी अप्रोचेस होती हैं यूजर ऑब्जर्वेशन के लिए, जिसमें से नंबर वन है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस।
Qualitative observations involve gathering information that is descriptive, subjective, and often focuses on qualities, characteristics, behaviors, and patterns. These observations provide a deeper understanding of the context, emotions, and experiences associated with the data. For example, conducting interviews to understand individuals' perceptions of new products, where participants provide detailed responses about their like, dislike, and overall experiences. For example, क्वालिटेटिव जो ऑब्जर्वेशन है, ये वो ऑब्जर्वेशन है जो कि कस्टमर के बिहेवियर के साथ उस पर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। वो कुछ चीज़ उसको पसंद आ रही है नहीं आ रही, उसके कलर शेप बेस ये उस पर बेस करती है। मगर जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है, the quantitative observation involve collecting numerical data that can be measured and analyzed statistically. These observations focus on quantities, measurements, and objective characteristics. Example, recording the number of hours individuals spend using a mobile app each day to determine the average usage time and identify any patterns or trends. तो बेसिकली जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है, ये बेस कर रही होती है क्वांटिटेटिव डाटा में, जिसके ऊपर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किए जा सके, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी के साथ साथ बेसिकली बहुत सारी जो ऑब्जर्वेशन है वो बड़ी आसान हो गई हैं, ठीक है। अब जो डिवाइसेस, क्योंकि हम 24/7 कनेक्टेड है, और आप देखें कि बहुत सारी जो हम जो यूज़ कर रहे हैं टूल्स, वो हम क्लाउड बेस्ड टूल्स यूज़ कर रहे हैं। जब फॉर एग्जांपल अगर आप मेजर वर्किंग गूगल ड्राइव पे करते हैं, आप नेटफ्लिक्स को यूज़ करते हैं, आप सोशल मीडिया एप्स के साथ आप कनेक्टेड हैं, तो वो आपके बिहेवियर्स को कंजेक्टिवली रीड कर रही हैं, ठीक है। तो इट मीन्स कि वो आपकी क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव दोनों ऑब्जर्वेशंस का डाटा कलेक्ट कर रही हैं, ठीक है। और इन्हीं डाटा कलेक्शन की बेसिस पे वो आपको जो न्यू फीचर्स और जो न्यू इनोवेशंस हैं वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी ने ये चीज़ें बहुत आसान कर दी हैं, क्योंकि अब उन जो एप्लीकेशन है वो आपकी रियल टाइम ऑब्जर्व कर रही हैं, ठीक है। मशीन लर्निंग, बिग डाटा, बेसिकली ये सारे के सारे जो कंसेप्ट हैं ये इसी पे बेस करते हैं ना, कि जो उनके पास इतने बड़े वॉल्यूम का डाटा जो कलेक्ट हो गया, उसको कैसे यूज़ किया जाए फॉर बिजनेस एक्सपेंशन और यूजर एक्सपीरियंस को बेटर करने के लिए, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो ही और शी मे आस्क। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आपको समझ आई। क्वालिटेटिव में हमने बात की क्वालिटेटिव डाटा की, जैसे इमोशंस, लाइकिंग डिसलाइकिंग वगैरह, और क्वांटिटेटिव में नंबर्स की, ठीक है। कोई भी नंबर हो सकता है, वो वॉल्यूम में फॉर एग्जांपल वो टाइम हो सकता है, वो क्वांटिटी हो सकती है, वो कोई अदर नंबर हो सकता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ यूजर ऑब्जर्वेशंस। सबसे पहले जो हमने पढ़ा वो अप्रोच थी, ये टाइप्स हैं। तो जो इसमें फर्स्ट टाइप है दैट इज कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। जैसे नाम से बेसिकली जाहिर है कि कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन टेंड्स टू टेक प्लेस इन अ लेबोरेटरी एनवायरनमेंट। इट इज फोकस्ड ऑन रिवीलिंग क्वांटिटेटिव डाटा थ्रू इट मे आल्सो यील्ड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो बेसिकली जैसे नाम से जाहिर है कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, तो इसमें क्या होता है कि एक लेबोरेटरी में लोगों को इनवाइट किया जाता है, बुलाया जाता है, और उनके सामने वो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं वो ऑफर की जाती हैं, और उनके ऊपर उनके एक्सपीरियंसेस पूछे जाते हैं, ठीक है, या उनका एक्सपीरियंस को ऑब्जर्व किया जाता है कि वो कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो ये कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो इसमें इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि ये दैट इज इजी टू रिप्रोड्यूस इफ यू यूज अ क्वांटिटेटिव अप्रोच। इट शुड बी इजी टू गेट सिमिलर रिजल्ट बाय रिपीटिंग दिस रिसर्च। This may be important if the results are challenged at a high level in an organization. For example, आप उनको रिपीट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि सेम इन्वायरमेंट है। इसमें कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन से मुराद ये है कि आपने बहुत सारे फैक्टर्स जो थे जो उस ऑब्जर्वेशन को या यूजर के एक्सपीरियंस को अफेक्ट कर रहे थे, आपने उनको कांस्टेंट कर दिया है, ठीक है। जब आप अपनी लैब में उसको यूजर को बुला के उसे कहते हैं कि आप मेरे सामने या हमारे सामने इसको प्रोडक्ट को यूज करें, ठीक है, और हम आपको ऑब्जर्व करना चाहते हैं। Easy to analyze quantitative data requires less effort to analyze than qualitative data. Quick to conduct. While recruitment may take a little time, a lab conduct controlled observation is fairly fast to run, ठीक है। आप क्विकली कर सकते हैं, जब आप लोगों को नॉर्मली सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये उसके बाद मुश्किल नहीं है जॉब। There is a possible drawback to this approach too, ठीक है। Have thrown
इफेक्ट, हैथरॉन इफेक्ट के बारे में जानते हैं आप लोगों में से कोई? ये क्या है? हैथरॉन इफेक्ट एक्चुअली ये स्टडी थी, ये भी ऑब्जर्वेशन बेस्ड स्टडी थी। ये स्टडी मेरे ख्याल में कोई शायद मुझे अब एग्जैक्ट नहीं याद, ये मिड 19 में हुई हो शायद। तो ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि जो प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट, ठीक है, यानी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनती थी, तो वहाँ पे हम कैसे जो वर्कर या लेबर काम करती है हम उनकी एफिशिएंसी कैसे इन्हेंस कर सकते हैं। तो अब उसमें जो इनका फोकस एरिया था इस स्टडी का वो था कि हम क्या लाइट, ठीक है, क्या लाइट का जो इफेक्ट है, अगर हम लाइट को ज्यादा करें यानी हाई करें या लो करें तो इससे प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होती है। तो हुआ क्या कि जब टीम ऑब्जर्व करने के लिए गई तो उन्होंने लाइट को इंक्रीज करना शुरू कर दिया, ठीक है, तो प्रोडक्शन बढ़नी शुरू हो गई। तो उन्हें लगा कि दैट्स अ देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप कि अगर लाइट ज्यादा हो तो लोगों की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। अब इन्होंने उसका अल्टरनेट एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने कहा अब लाइट कम करके देखते हैं, ठीक है, लाइट कम करनी शुरू की। तो अब क्या हुआ, फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही हो, ठीक है। तो अब वो इस रिलेशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए कि बेसिकली लाइट को हाई किया फिर भी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, लाइट को लो किया उससे भी, तो इस अफेक्ट को नहीं जान पाए। अच्छा, इसके ऊपर फिर गैप आया, इस पर मल्टीपल स्टडीज हुई और दरमियान में बाद में जो बेसिकली इसका जो काफी अरसे बाद जो रिजल्ट निकला वो ये निकला कि इसमें लाइट का अफेक्ट नहीं था परफॉर्मेंस के ऊपर, जो बेसिकली अफेक्ट था वो ऑब्जर्वेशन का अफेक्ट था। क्योंकि जब लोगों को पता हो कि वी आर बीइंग वॉच्ड और वी आर बीइंग ऑब्जर्व, तो वो ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें इसी तरह जहां पे भी उन्होंने दिया है कि देयर इज अ पॉसिबल द हैथरॉन इफेक्ट, ठीक है। हैथरॉन इफेक्ट, दिस इज एन अंडरस्टैंडिंग दैट द एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ हाउ समवन डज समथिंग कैन चेंज देयर अप्रोच टू कैरिंग आउट द टास्क, ठीक है। जब ऑब्जर्व कर रहे हो तो उससे क्या होता है, लोग अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं, तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? राशिद आए तो आप भी नहीं पूछ रहे? हेलो, कैन यू हेयर मी? यस सर। ओके, क्वेश्चन पूछा करें, मुझे लग रहा होता है कि हम ट्रेनिंग में हैं। ऑलराइट, अच्छा, सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया टाइप दैट वाज कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जो सेकंड टाइम है दैट इज नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जैसे कि अपने नाम से जाहिर है कि नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व्स स्टडीइंग द यूजर इन द वाइल्ड एंड टेंड्स टू बी लेस स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। वाइल्ड से मीन है कि यूजर जहां पे मौजूद है उसी जगह आप उसको यानी उसके एनवायरनमेंट में आप ऑब्जर्व करते हैं, जहां पे वो परफॉर्म कर रहा है वहां पे ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। The advantage of this approach include more reliable. When people use a product in real life, they are much more likely to encounter the frustration and benefits of real life use than they are in a lab following a set of instruction, ठीक है। तो ज़्यादा reliability होती है क्योंकि वो उनके real environment में होती है। More useful for ideation, qualitative research can generate lots of ideas for product improvement as it opens up possibilities that are not found in quantitative research, ठीक है। तो वो नई पॉसिबिलिटीज ओपन करता है जिसकी वजह से लॉट्स ऑफ आइडियाज, ठीक है। तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि आप सिर्फ लिमिटेड नहीं रहते अपनी ऑब्जर्वेशन में, इसके अलावा जब आप टोटल एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करते हैं तो आपके पास इस मल्टीपल आइडियाज आते हैं, ठीक है। जब हम आइडिएशन फेज में हमें इन इनसाइट्स की हेल्प होती है तो हमें वहाँ पे आइडिएशन में नए आइडिया जनरेट करने के लिए भी हेल्प करता है, क्योंकि तो हमारे पास एक्स्ट्रा इनसाइट्स होती हैं उस एनवायरनमेंट की वजह से। इस पे कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। देयर आर सम डिसएडवांटेज यूजिंग दिस मेथड टू, इट इज डिफिकल्ट टू इंक्लूड अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। This kind of research is more expensive and time consuming to conduct than controlled observation and that limits the reach of the research, ठीक है।
इसमें टाइम और पैसा दोनों ज़्यादा लगता है. इट इज़ डिफिकल्ट टू मेक देम रेप्लिकेबल. Because of the problem with sample size, you are going to find very different results if you repeat the research. ठीक है, तो क्या होगा जब आप मुख्तलिफ जगह पे करोगे तो उसके रिजल्ट्स आपस में मैच नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि ये एनवायरनमेंट कंट्रोल नहीं है, कोई भी फैक्टर इसको अफेक्ट कर सकता है. It is hard to manipulate external variables. For example, if it is raining when you observe your users working on a smartphone, their behavior is likely to be different to when it's sunny. You have no control over the weather in the wild. ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज कह लें या इसके चैलेंजेस हैं. जी खुरम. Sir, do you not think कि जो naturalistic observation का purpose भी यही है कि we have a different of opinions, like जो लोगों को realistic जो feedback है वो मिल सके उसका, do you not think this is also an advantage of it कि ये control नहीं है? जी बिल्कुल. देखें ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया ना कि ज़्यादा रिलायबल है, क्योंकि ज़्यादा रिलायबल इसके एडवांटेज में हमने ये डिस्कस किया था कि इसमें आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलता है, आपको रियल इंसाइट्स मिलती हैं, आपको उसकी इमोशंस, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, और हर जो बेसिकली फैक्टर है आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो कि कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में पॉसिबल नहीं है. तो हर जो टाइप है ना उसके अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, उसकी अपने नीड्स हैं. तो ये हमने बेसिकली अपने प्रोजेक्ट की नीड के ऊपर बेस करता है, के ऊपर हमारी ये डिपेंडेंसी होती है कि हमने कौन सी ऑब्जर्वेशन टाइप यूज करनी है. हो सकता है कि हम कंट्रोल, अगर हमारी नीड हो कि हम सिर्फ कंट्रोल, यानी आपने एक आईटी प्रोडक्ट बनाई है, ठीक है, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है, आप अपने ऑफिस में या अपनी लैब में आप यूजर को बुला के कहते हैं कि इसको टेस्ट करें, या आपने एक गेम क्रिएट की है, ठीक है, तो आप चाह रहे हैं कि अब जो बेसिकली यूजर्स हैं वो आपकी लैब में वो गेम आपके सामने प्ले करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, तो शायद वहां पे कंट्रोल जो ऑब्जर्वेशन है दैट्स एनफ. ठीक है, मगर आपकी एक प्रोडक्ट है या एक सर, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये बिल्कुल इस रियल केस सिनेरियो, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आप उसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कोई चीज टेस्ट कर रहे हैं तो नॉर्मली जस्ट एक लेट्स से डेवलपर है वो कहता है मेरी मशीन में चल रहा है दैट मीन इट्स वर्किंग, लेकिन रियलिस्टिकली ऐसा नहीं होता. जब वो लाइव एनवायरनमेंट में जाता है द सिनेरियो इज टोटली डिफरेंट बिकॉज यूजर बिहेवियर्स आर डिफरेंट. जो एक यूजर इन हाउस काम कर रहा है उसका मे बी बिहेवियर टोटली डिफरेंट होता है, वो उस कैसे चीज को अप्रोच करता है या कैसे यूज करता है. जी खुरम, अब बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं भी इसमें से किसी को भी डिनाई नहीं कर रहा, ठीक है, चाहे वो देखे कंट्रोल्ड है या ऑब्जर्वेशन है. हमने हर रिसर्च टाइप, देखो ये टाइप्स हैं और हमने अपनी नीड्स के मुताबिक इनको यूज करना है ना. अब आप एक रेस्टोरेंट को डील करते हैं फॉर एग्जांपल, अब आप चाह रहे हैं कि जैसे अभी वो रिटेल चेन को भी देखा, तो अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप रेस्टोरेंट या रिटेल चेन या शॉपिंग मॉल वगैरह में हम लोगों को कहें कि आप हमारी लैब में आके परफॉर्म करें. ऐसी सूरत में हमें रियल एनवायरनमेंट में वो ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती हैं. तो अगेन ये हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने जो बेसिकली कौन सी टाइप्स यूज करनी है. ठीक है, हो सकता है कि हम दोनों टाइप्स या जितनी भी टाइप्स हैं उनको यूज करें, ठीक है, और ये भी हो सकता है कि हम सिर्फ उसमें से कहें कि जी मुझे नेचुरलिस्टिक एनवायरनमेंट में लोगों का एक्सपीरियंस चाहिए, मेरे लिए वो ये इनफ है, तो हम उसी को यूज करें. मगर हर एक के अपने प्रोज एंड कॉन्स भी हैं, ठीक है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग है, इसमें आपको टीम रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए. ठीक है, अच्छा अब देखते हैं आप स्टार्टअप मॉडल में ना, अब लीन स्टार्टअप का मॉडल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है. अच्छा, लीन स्टार्टअप में क्या होता है कि वो कहते हैं कि आप प्रोडक्ट का एक बेसिक वर्जन बनाओ, ठीक है, और उसको आप बेसिकली MVP मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बना के तो आप कुछ सिलेक्टेड यूजर्स को दो, ठीक है, कि उनको वो टेस्ट करें. अच्छा, उसके बाद आप फिर अपना जो कस्टमर का है, जो है ना सैंपल, वो उसको इंक्रीज करते चले जाएं. ठीक है, उनसे हत्ता के आपका जो वो एक स्टेज आ जाती है जहाँ पे आपका जो कस्टमर है और आपकी प्रोडक्ट है वो एक वैलिडेशन स्टेज पे आ जाती है, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट हो गया. ठीक है, तो जब हमारा पहला कस्टमर जो सैंपल है वो इसको करता है, फिर हम सेकंड के पास लेके जाते हैं, वो करता है, तो हम थर्ड स्टेज पे लेके जाते हैं. तो बेसिकली ये मॉडल्स बहुत पॉपुलर हो रहे हैं. तो अब ऐसी सूरत में हो सकता है कि आप उसको लार्ज स्केल पे ना करना चाहते हो अपने आइडिया की कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से. ठीक है, या अभी आपकी प्रोडक्ट वो अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज के ऊपर है, आप उसको कहीं पे नहीं, तो ऐसी सूरत में हो सकता है कि आपको कंट्रोल जो ऑब्जर्वेशन है वो हेल्पफुल हो. तो ये अगेन सिचुएशन पे डिपेंड करता है. ठीक है जी सर. और क्वेश्चन है किसी का? थैंक यू सर. थैंक्स. वेलकम. अच्छा, नेक्स्ट इज कोवर्ट ऑब्जर्वेशन.
अच्छा, covert observations like naturalistic observation, the only difference in this type of user observation is the observer watches the participant without informing them, ठीक है। अब जो बेसिकली इससे पहले सिनेरियो था जिसमें नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में, उसमें क्या होता है कि यूजर को पता होता है कि मुझे ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक है, मगर इसमें यूजर के नॉलेज में नहीं है कि आई एम बीइंग ऑब्जर्व्ड। Unlike naturalistic observation, this type of observation is best performed with no expectations of privacy, such as in public places. Observe people shopping in the malls, ठीक है, तो आप उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनके एक्सपीरियंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं इसमें। ऑलराइट, ओके, तो ये कोट है, टू अक्वायर नॉलेज वन मस्ट स्टडी, टू अक्वायर विजडम, सॉरी, टू अक्वायर नॉलेज वन मस्ट स्टडी, टू अक्वायर विजडम वन मस्ट ऑब्जर्व। तो ऑब्जर्वेशन से डेफिनेटली इसलिए हम कहते हैं कि जो इल्म है, ठीक है, उसको सफ़र में रख दिया गया। सफ़र में रखने का मकसद ये है कि उससे ऑब्जर्वेशन से हम बहुत ज़्यादा जो नॉलेज है वो गेन करते हैं, ठीक है। अच्छा, 3 ऑब्जर्वेशन फॉर्मेट्स। तो हमने अप्रोचेज ऑब्जर्वेशन की देखी, हमने ऑब्जर्वेशन की टाइप्स देखी, अब हम ऑब्जर्वेशन के फॉर्मेट्स देख रहे हैं, जिसमें से नंबर 1 है एक्टिव ऑब्जर्वेशन। Active observation: during an active observation session, you actively observe someone doing their work. You observe someone conducting or walking through their normal process, talking about some of the features of certain software that they are using, and showing the steps they take to perform their tasks. You then are able to ask questions and gain some clarity about what the user is doing and why, ठीक है। जैसे कि नाम से जाहिर है एक्टिव ऑब्जर्वेशन, तो एक्टिव ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि आप एक्टिवली ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, मगर ये साथ साथ यूजर का एक्सपीरियंस भी पूछ रहे हैं, ठीक है, उससे क्वेश्चनिंग भी कर रहे हैं, उससे जो जहाँ पे आपको उसको एंगेज करना है आप उसको एंगेज भी कर रहे हैं, तो दैट इज ऑब्जर्वेशन फॉर्मेट। इसको कहते हैं एक्टिव ऑब्जर्वेशन, जहाँ पे आप ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन प्रोसेस आप यूजर के साथ एंगेज होते हैं। अच्छा, बेनिफिट्स क्या हैं एक्टिव ऑब्जर्वेशन के, जिसमें से नंबर 1 है इस फैसिलिटेट क्विक आंसर्स, क्लैरिफिकेशंस, ओपिनियंस एंड इनसाइट्स। नेक्स्ट इज enable the quick understanding and reasoning behind certain steps and process। और इसकी constraints क्या हैं, users are not as efficient and productive due to workflow interruptions and interference। आप जब बार बार उनसे questions करेंगे तो वो effective नहीं रहेंगे। अच्छा, ये अजान के लिए थोड़े से मैं पास कर रहा हूँ।
तो बेनिफिट्स हमने डिस्कस किए एक्टिव ऑब्जर्वेशन के कि फैसिलिटेट क्विक आंसर्स, क्लैरिफिकेशंस, ओपिनियंस एंड इनसाइट्स। ठीक है कि जैसे जैसे हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं साथ साथ ही जहाँ पे हमें क्वेश्चंस की या क्लैरिफिकेशन की जरूरत होती है वो हम पूछ लेते हैं। ठीक है, और इट इनेबल्स द क्विक अंडरस्टैंडिंग एंड रीजनिंग बिहाइंड सर्टेन स्टेप्स एंड प्रोसेस। ठीक है, तो वो क्यों कर रहे हैं, इसका क्या रीज़न था, ये वहाँ पे इफेक्टिव होती है। इसकी कंस्ट्रेंट्स क्या है? कंस्ट्रेंट बेसिकली यूजर्स आर नॉट एज एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव ड्यू टू वर्क फ्लो इंटरप्शंस एंड इंटरफेरेंस। ठीक है, तो एक नॉर्मल वर्क इन्वायरमेंट नहीं होता, बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं, तो शायद बहुत सारी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आप इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर सकते, जैसे टाइम वगैरह। Many observees get nervous and may perform the task differently than they typically do, providing misleading information। ठीक है, तो क्योंकि वो आप ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, तो शायद वो अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन ना कर पाए, तो जो आपको प्रॉब्लम आ सकती है इनसाइट्स की कलेक्शन में। ठीक है, सेकंड वन इज पैसिव ऑब्जर्वेशन। पहली थी एक्टिव, सेकंड इज पैसिव। पैसिव ऑब्जर्वेशन में क्या होता है? ड्यूरिंग अ पैसिव ऑब्जर्वेशन सेशन you are often required to be silent, passively observing someone doing their work. You are not allowed to interrupt users to ask questions or gain additional details, but instead should take notes and ask any follow-up questions after the session, often via email or in a separate discussion। तो ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। यहाँ पे आप उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, आप सिर्फ उसको ऑब्जर्व करते हैं, और अगर आपके क्वेश्चन होते हैं तो आप उसको एक सेपरेट सेशन में पूछते हैं। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? अलाउ द फ्लो ऑफ इवेंट्स टू बी ऑब्जर्व्ड नेचुरली, enables the recording of timing and how long it takes to complete certain actions। ठीक है, तो इसका ये सबसे बड़ा एडवांटेजेस है कि एक नेचुरल एनवायरनमेंट में लोग परफॉर्म करते हैं और आप उनको ऑब्जर्व करते हैं। इसके कंस्ट्रेंट्स क्या हैं कि डिलेज आंसर्ड, क्लैरिफिकेशंस, ओपिनियंस एंड इनसाइट्स अंटिल समटाइम्स आफ्टर द सेशन। ठीक है, तो वो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें डिले करनी पड़ती हैं। ऑफन रिक्वायर्स मोर डिटेल्ड नोट्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट वी वाज हैपनिंग एट द टाइम एंड फॉर्म प्रॉपर यूजफुल क्वेश्चंस। तो अब साथ साथ उनके नोट्स और जो क्वेश्चन हैं उनको भी कलेक्ट करना पड़ता है जो आपने बाद में पूछने हैं। ठीक, यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का? नो सर। ओके, third observation format is participatory observation. Similar to active observation, in participatory observation you get to engage and interact during the session, but there is a catch. You don't just actively watch the observee complete their task, you also participate. This allows you a hands-on experience of the process of providing you with a more detailed understanding of what is done and why। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि आप ऑब्जर्वी के साथ साथ जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं आप भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपको एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी मिलता है कि बेसिकली वो बहुत सारी चीज़ें क्यों और कैसे कर रहा है। ठीक है, तो ये पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन है। इसके बेनिफिट्स क्या है? हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस टू गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग, जनरेट्स एडिशनल क्वेश्चन दैट मे हैव नॉट कम अप विदाउट पार्टिसिपेटिंग, establish more credibility and report with the observer। ठीक है, आप फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, बहुत सारे क्वेश्चन जब आप खुद पार्टिसिपेट करते हो तो आपको समझते हो कि ये क्वेश्चन और इनके आंसर भी इंपॉर्टेंट है, और आपको एक ज़्यादा बेटर रिलेशन बिल्ड होता है जिनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसमें कंस्ट्रेंट्स क्या है कि रिड्यूस प्रोडक्टिविटी एंड आउटपुट, ऑफर रिक्वायर्स लॉन्ग ऑब्जर्वेशन सेशंस। ठीक है, क्योंकि आप उसको फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, जो बाकी लोग हैं वो उसको रेगुलर परफॉर्म करते हैं, तो उससे गैप आता है। मैं अब इसको आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली हमें एक प्रोजेक्ट मिला प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट का। तो उसमें बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए चैलेंज था वो उनकी पैकिंग बेल्ट थी कि ऑर्गेनाइजेशन का जो बाकी प्रोसेस था वो मोस्टली ऑटोमेटेड था, मगर जो पैकिंग का प्रोसेस था वो मैनुअल था और वो पीपल डिपेंडेंट था, ह्यूमन डिपेंडेंट था, और वो चाह रहे थे कि इन उसको बेटर किया जा सके, और वो एक मेडिसिन कंपनी में था। तो सबसे पहले हमने टीम डिसाइड की, टीम एलोकेट की, और उनसे जो इन्फॉर्मेशन थी कि अभी करंट क्या चल रहा है, ठीक है, जिसको हमने एज इस मॉडल का या करंट स्टेट, हमने वो टोटल
ऑब्जर्व भी की, कलेक्ट भी की, डॉक्यूमेंट्स को स्टडी किया, फिर हमने देखा कि इनको बेसिकली जो टीम्स हैं वो कैसे बनी हुई हैं, इनके पैकिंग के मुख्तलिफ स्टाइल्स क्या हैं, साइज़ क्या हैं, टाइम्स क्या हैं, ठीक है, उनके टारगेट्स जो मिले हुए हैं वो कैसे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें ऑब्जर्व हमने सबसे पहले उसको कलेक्ट किया, उसको रीड आउट किया, उससे हमने अपने क्वेश्चनियर बनाए, अपने मेथड्स बनाए, और फिर हमने ये सारे के सारे ऑब्जर्वेशन के जो लेआउट्स थे वो यूज़ किए, ठीक है। अब हमने क्या किया कि जो उनके सुपरवाइजर थे वो हमारे साथ खड़े हो गए। फॉर एग्जाम्पल एक पैकिंग बेल्ट जिसपे 8 to 10 लेडीज थी वो पैकिंग करती थी, ठीक है, वो बैठी हुई थी, तो उनका सुपरवाइजर अब हमारे साथ खड़े थे। तो हम उनसे साथ साथ क्वेश्चन पूछते थे कि आपने ये लेआउट ऐसा क्यों बनाया, ठीक है, ये पर्सन अगर आप देखें ये जो बेसिकली जो पैक्स होते हैं, कुछ लोग उसके यूनिट कार्टन जो डिब्बे होते हैं, यूनिट कार्टन उस कहते हैं मेडिसिन के, तो वो ओपन कर रहे हैं, कुछ पैक कर रहे हैं, कोई उसमें ब्लिस्टर को कलेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह की मल्टीपल जो जॉब्स और रोल्स वो प्ले कर रहे थे। तो हमने उनसे ये प्रोसेस सारे ऑब्जर्व किए। उसके बाद हमने फिर उनको नेचुरल एनवायरनमेंट में ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, और हमने अपनी ऑब्जर्वेशन इतनी ज़्यादा की कि वो हमारे साथ यूज टू हो गए। क्योंकि शुरू में हैथ्रॉन इफेक्ट आता था। हैथ्रॉन इफेक्ट जैसे मैंने आपको बताया कि जब उनको लगता था हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बेटर कर लेते थे, ठीक है, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता था। मगर हमने उनके साथ रिलेशन भी बिल्ड किए और अपनी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाई, तो उनको अब ये लगा कि ये नेचुरल हो चुका है, ठीक है। तो उसमें हमें काफ़ी सारी इंसाइट्स मिली। उसके बाद फिर ये रोल आया कि अब हमने अपनी टीम्स के जो लोग थे उनको उनके साथ बिठा दिया कि आप लोग खुद बेसिकली पैकिंग भी करें और ऑब्जर्व भी करें, एक्सपीरियंस भी करें, ठीक है। आप देखें कि चैलेंजेस कहाँ पे हैं, ठीक है। वो खवातीन, वो जो वहाँ पे लेडीज काम कर रही थी, वो बहुत एफिशिएंटली वो ना सिर्फ उसको ओपन कर लेती थी, यानी उसमें हमारा एक क्वेश्चन ये भी था कि इसमें मेजोरिटी जो है वो लेडीज की क्यों है, ठीक है। तो इसमें फिर हमने क्या किया है कि जो जेंट्स थी उनकी टीम बिठाई, हमने उनको ऑब्जर्व किया, उनकी प्रोडक्टिविटी को ऑब्जर्व किया, उनके जो टारगेट्स दिए गए थे उनको ऑब्जर्व किया। तो इस तरह की मल्टीपल हमने जो स्टडीज करके तो इनसाइट्स कलेक्ट की, और इनसाइट्स की बेसिस पे हमने फिर जब उनके सोल्यूशन सजेस्ट किए तो उससे जो उस ऑर्गेनाइजेशन में और सोल्यूशन हमने इम्प्लीमेंट भी किए, तो नियरली 30 to 35% जो प्रोडक्टिविटी पैकेजिंग की हमने इनहेंस की। फॉर एग्जांपल एक 10 लोगों की टीम एक दिन में हमारी ऑब्जर्वेशन से पहले 22,000 यूनिट्स पैक करती थी 8 आवर्स में, ठीक है। तो हमारे जब सोल्यूशन इम्प्लीमेंटेशन हुए तो उसके बाद वो जो फिगर था दैट वाज 36,000, ठीक है, इन सेम टाइम बाय सेम पर्सन्स, ठीक है। तो बेसिकली ये जो ऑब्जर्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और ये किसी भी स्टेज के ऊपर आप इसको एज ए मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में अपना रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इनको अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स में या ईआरपी के प्रोजेक्ट्स में या इवन के पर्सनल लाइफ में ये बड़ी इफेक्टिव हो सकती है। जहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो पूछे प्लीज। नो सर, दैट्स फाइन। ओके, व्हाट टू लुक फॉर ड्यूरिंग यूजर ऑब्जर्वेशन, तो हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है, जिसमें से नंबर 1, व्हाट आर यूजर्स एक्चुअली डूइंग एज अपोज टू व्हाट यू एक्सपेक्ट दे माइट डू, ठीक है। मैं बार बार एम्पैथी फेज में एक चीज़ कह रहा हूँ कि हमने रियल इनसाइट्स लेनी है। हर स्टेज पे आप याद रखें कि आपने जितने भी, चाहे आप इंटरव्यू कर रहे हैं, आप ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं या बाकी टूल्स एंड टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, आपने विद फ्रेश आई विद फ्रेश माइंड करनी है, ठीक है। फ्रेश आई और फ्रेश माइंड का मतलब है कि आपने अपना नॉलेज वहां पे एंगेज नहीं करना, आपने अपनी अजम्पशंस यूज नहीं करनी, जजमेंटल नहीं होना, ठीक है, लोगों को पहले से डायरेक्शंस देना नहीं शुरू कर देनी, आपने रियल इनसाइट्स कलेक्ट करनी है बस, ठीक है। तो इसलिए इस चीज का ख्याल रखना है कि जो यूजर कर रहे हैं आपने वही ऑब्जर्व करना है, ना कि जो आपको लगे कि उनको करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, व्हाट रूटीन्स डू, और ये मैंने आपको बताया कि ये हमारी थर्ड स्टेज है। जब हम आइडिएट पे जाते हैं तो वहां पे जाके अब हम अपने आइडियाज शेयर करते हैं, फर्स्ट स्टेज में नहीं हम करते। नंबर सेकंड इज व्हाट रूटीन्स डू यूजर्स हैव विद द प्रोडक्ट, हाउ आर दे इंटीग्रेटिंग इट इनटू देयर लाइव्स, ठीक है, कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे उनको अपनी लाइफ में उनके लिए हेल्पफुल है। उसके बाद है रिकॉर्ड डिटेल्स, एडिंग ग्रैनुलरिटी एंड स्पेसिफिसिटी टू एन ऑब्जर्वेशन कैन मेक इट मच मोर मीनिंगफुल। Ensure you are examining activities in their whole. Look at
how the product is used in context with their devices and the flow of their lives and not just at the product itself. ठीक है, इसको एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखना है आपने, सिर्फ ये नहीं देखना कि हम आप किसी प्रोडक्ट की ऑब्जर्व कर रहे हैं जो आपकी प्रोडक्ट है, यूजर कैसे उसको यूज कर रहा है, आपने उसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखना है। ठीक है, उस एनवायरनमेंट में, उसकी लाइफ में वो उसका कैसे पार्ट बन गया। ठीक है, और मुख्तलिफ सिचुएशन में वो प्रोडक्ट उसके लिए कैसे बिहेव करती है। एंड डोंट बी अफ्रेड टू गेट क्वांटिटेटिव। If you see an example of behavior that you think might be repeated, make a note of it and look for it in future observation as well. तो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अल्टीमेटली कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी टूल की जो प्रेजेंटेशन आपके सामने नज़र आ रही है, दैट इज़ कैनवा। कैनवा की आज मैंने 2 से 3 जो बेसिकली इनसाइट्स हैं वो शेयर की है इनकी सपोर्ट टीम के साथ, कि जो मेरी वर्किंग में फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करती हैं। ठीक है, स्पेशली जब मेरे पास टाइम कप होता है इन रशी आवर्स, तो अब उनके साथ जब मैं ये शेयर करता हूँ तो वो इसको अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, और उसको इम्प्रूव करते हैं। डेफिनेटली यूजर एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जब वो आप इनसाइट्स प्रोवाइड करते हैं तो वो उनकी प्रोडक्ट बेटर होती है। क्योंकि देखिए आईटी के प्रोजेक्ट में स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब अगर उनके मिलियंस यूजर्स हैं फॉर एग्जांपल, तो वो मिलियन यूजर उससे अफेक्ट हो रहे होंगे, तो उनका अगर उनका प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस, यूजर का एक्सपीरियंस बेटर होता है, तो डेफिनेटली वो इतने यूजर, उनकी एक्सपीरियंस बेटर होगा तो वो नए यूजर को एंगेज कर पाएंगे ना। नहीं तो इस वक्त कंपटीशन इतना है कि कोई और बेटर आ जाता है अल्टरनेटिव सोल्यूशन लेके, और वो आपके कस्टमर को फौरी स्विच ओवर कर देता है, जिसकी हम अक्सर एग्जांपल नोकिया की डिस्कशन करते हैं कि सब कुछ होने के बावजूद भी, इतनी बड़ी मार्केट शेयर ग्रोथ, प्रोडक्ट सब कुछ होने के बावजूद भी वो अपने कस्टमर को रिटेन नहीं कर पाया, क्योंकि कस्टमर का जो एक्सपीरियंस था वो चेंज हो गया था। ऑलराइट, तो अब हम बेसिकली जा रहे हैं कि हमने इस मेथड को अप्लाई कैसे करना है। मेथड इन एक्शन, 10 स्टेप्स फॉर कंडक्टिंग अ यूजर ऑब्जर्वेशन। तो इसमें से नंबर 1 है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जब आप ऑब्जर्वेशन के लिए जाएंगे तो आपने बेसिकली यूजर को बताना है, उन लोगों को जिनको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, कि आप कौन है। ठीक है, अगर आप एक्टिव ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं या आप पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप कोवर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज यहाँ पे यूजर को आपने एंगेज करना है तो उसको पता होना चाहिए आप कौन है और क्यों ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं। नंबर 2 इज डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ द ऑब्जर्वेशन। Set the participants at ease by stressing that you are trying to find problems in a product. For example, you could say you are helping us by trying out this product in its early stages. ठीक है, आप उनके साथ जरा ईज कर सकते हैं, जो स्ट्रेस का लेवल है वो लो कर सकते हैं जब आप उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करने, यानी एम्पैथाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यू आर हेल्पिंग अस बाय ट्राइंग आउट दिस प्रोडक्ट इन इट्स अर्ली स्टेजेस। We are looking for places where the product may be difficult to use. तो उसके लिए आपको उनकी हेल्प चाहिए। ठीक है, तो आप उनसे वो हेल्प जरूर आस्क कर सकते हैं। If you have trouble with some of the task, it's the product's fault, not yours. Don't feel bad. That's exactly what we are looking for. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। नॉर्मली हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, ठीक है, अगर किसी गाड़ी का एक्सीडेंट ज्यादा हो रहा है तो क्या होगा, ये यूजर की वजह से है। ठीक है, हालांकि ये डिजाइन एरर है, या किसी भी प्रोडक्ट में अगर यूजर को प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप मोस्टली देखते हैं लोग कहते हैं कि यूजर को ट्रेनिंग की जरूरत है। हालांकि जो डिजाइन थिंकिंग का कंसेप्ट है वो कहता है डिजाइन ऐसा बना दो कि जिसमें यूजर को प्रॉब्लम हो ही ना। इफ वी कैन लोकेट द ट्रबल स्पॉट्स देन वी कैन गो बैक एंड इम्प्रूव द प्रोडक्ट। ठीक है, और रिमेंबर वी आर टेस्टिंग द प्रोडक्ट नॉट यू, ये भी उसके नॉलेज में होना चाहिए। आप उसको कॉन्फिडेंस ले भी और दे भी कि हम प्रोडक्ट को टेस्ट कर रहे हैं, आपको नहीं कर रहे। ठीक है, हम आपका एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, हम सिर्फ आपके एक्सपीरियंस से ये जानना चाहते हैं। ऑलराइट, तो इसमें जो 3rd स्टेप है दैट इज टेल द पार्टिसिपेंट दैट इट इज ओके टू क्विट एट एनी टाइम। ठीक है, never leave this step out. Make sure you inform participants that they can quit at any time if they find themselves becoming uncomfortable. Participants should not feel like they are locked into completing tasks. Say something like this. वो शायद मिस हो गई है। ठीक है, तो बेसिकली आप उन्हें कह सकते हैं कि अगर आपको जहां पे लगे कि आपको क्विट करने की जरूरत है आप क्विट कर सकते हैं, क्योंकि जो ऑब्जर्वेशन है वो जेन्युइन होनी चाहिए, वो फोर्सफुल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज
talk about the equipment in the room. Explain the purpose of each piece of equipment, hardware, software, video, camera, microphones and how it is used in the test. ठीक है, अगर आप जाते हैं तो आजकल क्योंकि ऑब्जर्वेशन बड़ी इजी हो गई हैं, हम लोग नॉर्मली रिकॉर्डिंग्स करते हैं, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स करते हैं, तो आप जितने भी इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में अपने यूजर्स को ज़रूर बताएं ताकि वो कंफर्टेबल फील करे, ठीक है, नेचुरली बिहेव करे. Number 5 is explain how to think aloud. Ask participants to think aloud during the observation, saying what comes to mind as they work. By listening to participants think and plan, you can examine their expectation for your product as well as their intentions and their problem solving strategies. ठीक है, थिंक अलाउड से मुराद ये है कि जैसे जैसे वो प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस कर रहा है वो अपना एक्सपीरियंस बोल के बताता चला जाए. ठीक है, कि यहाँ पे मैं कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आ रही है, ये चीज़ ढूंढने में चैलेंजेस क्रिएट कर रही है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है. जब वो बेसिकली थिंक अलाउड करेगा तो आपके लिए वो उसके जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस है वो नोट्स लेना आसान होगा. ठीक है, कि उसकी इमोशंस वो क्या है उस वक्त. Number 6 is number 5 का ही next part है. Unfortunately most people feel awkward or self-conscious about thinking aloud. Explain why you want participants to think aloud and demonstrate how to do it. For example, you can say, we have found that we get a great deal of information from these informal tests. If we ask people to think aloud as they work through the exercise, it may be a bit awkward at first, but it's really very easy once you get used to it. ठीक है, तो बेसिकली आप उसको शुरू में थोड़ा सा ईज दें, आप उसके साथ ये डिस्कशंस करें कि शुरू में आपको ये प्रॉब्लम लगे कि मगर ये हम जब ये टेस्ट करते हैं तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं. ऑल यू टू डू इज स्पीक योर थॉट्स एज यू वर्क. इफ यू फॉरगेट टू थिंक अलाउड, आई विल रिमाइंड यू टू कीप टॉकिंग. वुड यू लाइक मी टू डेमोन्स्ट्रेट. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप इनिशियली उससे पूछ सकते हैं. Okay, number 6 is explain that you cannot provide help. It is very important that you allow participants to work with your product without any interference or extra help. This is the best way to see how people really interact with the product. For example, if you see a participant begin to have difficulty and you immediately provide an answer, you lose the most valuable information you can gain from user observation, where users have trouble and how they figure out what to do. ठीक है, तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि सिर्फ यूजर को ऑब्जर्व करना है, उसको वहां पे उसकी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं प्रोवाइड करने शुरू कर देने. ठीक है, ताकि जो उसको चैलेंजेस आ रहे हैं एक्चुअली उन्हें चैलेंजेस का तो आपने सलूशन बाद में उसको देना है ना कि उसी वक्त देंगे. Number 7 is describe the task and introduce the product. ठीक है, स्पेसिफिकली फॉर प्रोडक्ट यूजेबिलिटी टेस्ट. अगर आप एक नई प्रोडक्ट टेस्टिंग करवा रहे हैं तो सबसे पहले उसको उसके बारे में बताएं, प्रोडक्ट की डिटेल के बारे उसको ओवरव्यू दें ताकि उसको पता तो हो ना कि मैं किस चीज़ को यूज़ करने जा रहा हूँ ऑब्जर्वेशन से पहले. एक्सप्लेन व्हाट द पार्टिसिपेंट शुड डू एंड इन व्हाट ऑर्डर. गिव द पार्टिसिपेंट रिटन इंस्ट्रक्शन फॉर द टास्क. ठीक है, कौन सी चीज़ें कैसे कैसे करनी है ये उसको पता होनी चाहिए. Number 8 is ask if there are any questions before you start, then begin the observation. Number 9 is conclude the observation when the test is over. और conclusion में आपने क्या करना है? Explain what you were trying to find out during the test. Answer any remaining questions the participant may have. Discuss any interesting behavior you would like to participant to explain. ठीक है, जो भी कंक्लूजन में आपके कोई क्वेश्चंस हैं या जो आपकी की ऑब्जर्वेशंस हैं उसका कुछ पार्ट आप उससे शेयर कर सकते हैं. फाइनली यूज द रिजल्ट. एज यू ऑब्जर्व you see users doing things you never expect them to do. When you see participants making mistakes, your first instinct may be to blame the mistake on the participants' inexperience or lack of intelligence. This is the wrong focus. The purpose of observing user is to see what parts of your product might be difficult or ineffective. Therefore, if you see a participant struggling or making mistakes, you should attribute the difficulties to faulty product design, not to the participant. ठीक है, तो उसमें ये नहीं हो सकता कि हम यूजर को, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि देयर इज अ डिजाइन एरर. ठीक है, डिजाइन थिंकिंग का मकसद ही ये है कि आप हर प्रॉब्लम को लिंक डिजाइन के साथ कर दो. ठीक है,
कि शायद इस डिज़ाइन की वजह से यूज़र बार बार मिस्टेक करते हैं, मुझे डिज़ाइन को बेटर करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब एक ऐसा आपने देखा होगा कि एक दौर ऐसा है कि लोग बार बार उसे गुजरते हुए टकराते हैं। हम आप कह सकते हैं, नॉर्मली हम कहते हैं कि भी देख के नहीं चलते, मगर हो सकता है उसका डिज़ाइन ऐसा हो, ठीक है, कि जो डिज़ाइन प्रॉब्लम क्रिएट करता हो, और अगर हम उसको डिज़ाइन को बेटर करके यूज़र के एक्सपीरियंस को बेटर कर सकते हैं। ठीक है, और फाइनल टिप्स में है ऑब्जर्व विद अ फ्रेश आई। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपसे शेयर किया था कि कोशिश यही करनी है कि आप जैसे फर्स्ट टाइम इस चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है, अपने नॉलेज को, अपनी अजम्पशन को, अपने और जजमेंट्स को सेट असाइड करना है। टाइम इज important factor. Break your observation schedule based on different time triggers like fresh or tide hours, low or high rush hours. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑब्जर्वेशन अब ये नहीं है कि आप गए और कहें कि सुबह सुबह जाके ऑब्जर्व करके आ गए। ठीक है, मसलन आप एक रेस्टोरेंट पे गए, रेस्टोरेंट की ओपनिंग एट 11 AM होती है, तो आप 11:30 पे गए, आपने वहाँ पे अभी रश नहीं था, अभी सेटअप लग रहे थे, आपने ऑब्जर्वेशन की और कंप्लीट कर ली। ठीक है, मगर व्हाट इफ आफ्टर 7 और आफ्टर 8 जब वहाँ पे रश होता है तब क्या होगा। ठीक है, इसलिए आपने मुख्तलिफ मूवमेंट्स को मार्क करना है कि बेसिकली मुझे किस किस मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, मुझे अर्ली भी करना है, मुझे जब स्टाफ टाइड हो जाएगा तब भी ऑब्जर्व करना है। ठीक है, मुख्तलिफ स्टेजेस को ऑब्जर्व करना है, तो इसलिए ज्यादा रश होगा, कम रश होगा, इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, तो ये बहुत मैटर करता है। और मेक मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस टू वैलिडेट द फाइंडिंग। ये भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन की बेस के ऊपर कंक्लूजन की तरफ मूव कर जाए। ठीक है, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वैलिडेट करें, ऑब्जर्वेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल हो सके। ठीक, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? Yes, sir. I have a question. जी प्लीज़। सर, आई वांट टू नो बेसिकली सर सैंपल साइज है वो कैसे डिटरमिन करते हैं? फॉर एग्जांपल फॉर एन ऑब्जर्वेशन, राइट, अगर हमने ऑब्जर्वेशन करनी है यूजर्स की या किसी जो भी ऑपरेटर्स है, तो हाउ कैन वी डिटरमिन कि कितना सैंपल साइज जो है ना वो एक मेजरेबल होगा? फॉर एग्जांपल अगर हम एक मिन्यूट लेवल पे हम सैंपल ऑब्जर्व करते हैं और वही रेप्लिकेट करते हैं थ्रू आउट द ऑडियंस, तो मेरा ख्याल है ये भी एक अनफेयर होगा। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, कोई आप स्पेसिफिक सिनेरियो बताओगे कि हम उस अगर सिनेरियो को डिस्कस करें? सर फॉर एग्जांपल जिस तरह गैलप सर्वेज आते हैं अक्सर, फॉर एग्जांपल वो किसी एक एरिया में गए, एक एरिया में जाकर उन्होंने लोगों से पूछा अच्छा आप कितना पढ़े हुए हैं, क्या किया हुआ है, और वो एक जो भी स्टैटिस्टिक्स जो भी एक उनके जो नंबर्स हैं या मेजरेबल जो भी मेजर्स होते हैं वो ले लेते हैं, और वो बेसिकली एज ए ग्लोबल या एज ए नेशन वाइड वो मेजर कर देते हैं। दिस इज व्हाट वी फाउंड, हमने 3000 सैंपल किया, लेकिन वो 3000 को वो बेसिकली 2.240 मिलियन के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आई थिंक वो ट्रू पिक्चर नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही है, मगर वो ट्रू नहीं होती, मगर कहीं ना वो नियर टू ट्रू होती है। ठीक है, आप एक मेजोरिटी को आप इन्वॉल्व कर चुके होते हैं। देखिए याद रखिए कि 100% सैंपल को ऑब्जर्व करना इज नॉट अ कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन। ठीक है, ये बेसिकली ये आपकी स्किल सेट पे डिपेंड करता है और ये प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी ऑब्जर्वेशन रिक्वायर्ड है, उनकी कितनी फ्रीक्वेंसी हो और कितना सैंपल साइज हो। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको एक शॉपिंग मॉल का। जी जी, ठीक है, अब नॉर्मली देखें ये इतना इफेक्टिव प्रोसेस है। सर्विसेज डिजाइनिंग में हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे कि सर्विसेज जब डिजाइन होती हैं, एक शॉपिंग मॉल की टीम, आप लोग यहाँ पे 5 लोग मौजूद हैं, आप 5 लोगों को हायर करती है और वो चाहती है कि आप बेसिकली यहाँ पे हमारे कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है वो ऑब्जर्व करें, और उसके एक्सपीरियंस की ऑब्जर्वेशन के ऊपर आप हमें सोल्यूशन सजेस्ट करें कि हम अपने जो लेआउट्स हैं उनको कैसे बेटर बना सकते हैं, और इसके साथ साथ हम अपने कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है उसको कैसे बेटर कर सकते हैं। ठीक है, और अपने सेल्स के ऊपर भी इसका इफेक्ट देखना चाह रहे हैं। तो अब ये आपकी प्रोजेक्ट की नीड है। आप सबसे पहले जब आप इनिशियल स्टडीज करोगे ना, जैसे मैंने आपको बताया था वो पैकिंग वाले प्रोजेक्ट में कि हमने सबसे पहले इनिशियल स्टडीज की, हमने डाटा कलेक्शन की। उस डाटा कलेक्शन में हमें लगा कि नियरली जो हमारा प्रोजेक्ट है वो 1.5 मंथ की ऑब्जर्वेशन पे बेस करता है। ठीक है, और इसमें हमें मल्टीपल टाइम्स भी ऑब्जर्व करना है, हमें बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन रिक्वायर्ड है यहाँ पे। तो आपने जब डाटा कलेक्शन करके आपने बेसिकली प्रोजेक्ट की प्लानिंग की है ना, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले ये आपका इनिशियल प्लान होगा कि आपकी ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी होंगी, नंबर 1। टाइम्स कौन कौन से सबसे ज़्यादा सूट करेंगे वो आपको वहाँ की मैनेजमेंट बताएगी। फॉर एग्जाम्पल वो कहेंगे कि हमारी जो टाइमिंग है वो 12 to 12 है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है,
तो आप हो सकता है कि आप 12 PM पे भी ऑब्जर्व कर रहे हो, आप 4 PM पे ऑब्जर्व करें, आप 6 पे करें, आप 8 पे करें, ठीक है, आप इवन के 12 AM पे करें, ठीक है, कि उस वक्त जब क्लोजिंग होती है तो उस वक्त लोगों का एक्सपीरियंस कैसे होता है। फिर आप मुख्तलिफ कस्टमर टाइप्स को ऑब्जर्व करें। फॉर एग्जाम्पल, अब जो बैचलर्स हैं, ठीक है, जो सिंगल्स हैं फॉर एग्जांपल, आप उनको डिफरेंटली ऑब्जर्व करेंगे क्योंकि उनकी नीड डिफरेंट है। उसके बाद जो कपल्स हैं उनको आप डिफरेंटली ऑब्जर्व करोगे। उसके बाद आप जो पेरेंट्स हैं विद किड्स, ठीक है, आप उनको ऑब्जर्व करोगे। तो शॉपर्स की जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं आप उनको उनकी बेसिकली टाइप वाइज भी ऑब्जर्व करोगे। तो ये सब आपके ना इनिशियल डिज़ाइन पे डिपेंड कर रहा होता है और आपके प्रोजेक्ट की नीड के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इसका कोई स्पेसिफिक या सेट फार्मूला है, ठीक है। जब आपके सामने सिनेरियो आता है और सिनेरियो में सबसे पहले आप इनिशियल स्टडीज में उसकी जब प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हैं तो उस प्रोजेक्ट प्लानिंग में आपने जितनी वो कलेक्शन की होती है इनिशियल स्टडीज में, वो आपको हेल्प आउट करती है उसको बेटर प्लान करने के लिए। So ठीक that है, mean basically, कि जो आपकी इनिशियल प्लानिंग है that has to be very accurate, like उसमें अगर आप एक पैरामीटर भी मिस आउट करते हैं that mean कि आपने आपकी होल स्टडी है या होल ऑब्जर्वेशन है that may fall। जी बिल्कुल। देखिए इनिशियल प्लानिंग में अब हम ये तो नहीं कह सकते कि प्लानिंग हमेशा 100% सक्सेसफुल होनी चाहिए। देखिए एक्सपीरियंस आपको वक्त के साथ साथ आपको एक्सपर्ट बना देता है, ठीक है, आपकी कॉम्पिटेंसी को बेहतर कर देता है। मगर ये भी याद रखें कि हमने जैसे अब शायद सेकंड सेशन में, आप मुझे नहीं याद आप थे या नहीं थे, कि जब वहाँ पे हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था हमारे यूज़र की टाइप्स कौन सी हैं, हमारे यूज़र की नीड्स कौन सी हैं, ठीक है। अब जब हम इन चीज़ों को फोकस करते हैं ना तो हमें लगता है कि कौन से ऐसे यूजर्स हैं, मसलन वहाँ पे एक्सट्रीम यूजर्स हैं, वहाँ पे लीड यूजर्स हैं, वहाँ पे लैग यूजर्स हैं, इस तरह मल्टीपल यूजर्स की टाइप है। तो वहाँ से हमें सबसे पहले प्लानिंग में इनसाइट्स मिलती है कि हमने किन यूजर्स पे फोकस ज़्यादा करना है, ठीक है। नंबर 2, यूजर की कौन कौन सी नीड्स हम कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या अदर स्टेक होल्डर्स क्या है। तो ये उस प्रोसेस का पार्ट है। देखिए डिजाइन थिंकिंग एक कंप्लीट एक प्रोजेक्ट है, एक असाइनमेंट है, ठीक है, और ये एक कंप्लीट लर्निंग है। तो इसमें हर स्टेप की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। आपने इसकी प्लानिंग भी इफेक्टिव करनी है, मगर ये नहीं मैं कह सकता कि आप वेरी फर्स्ट डे से उसकी बड़ी एफिशिएंट प्लानिंग कर लेंगे, ठीक है, मगर वक्त के साथ साथ आप स्किल अप हो जाएंगे। नंबर 2, आपने इसकी एग्जीक्यूशन भी उतनी एफिशिएंट करनी है। आपने प्लानिंग बहुत इफेक्टिव की है मगर आप एग्जीक्यूट प्रॉपर नहीं कर पाए, ठीक है, आप ऑब्जर्वेशन एफिशिएंट नहीं कर पाए, आपने टीम ऐसी लेके आए जो इनएक्सपीरियंस थी, ठीक है, टाइम प्रॉपर सेलेक्ट नहीं किए, तो वो भी प्रॉब्लमेटिक होगी। तो ये मॉडल जितना इफेक्टिव है उतना ही ये सेंसिटिव है, ठीक है। इसलिए हमें इसको बैलेंस आउट करना और वो स्किल के साथ बैलेंस आउट करना इंपॉर्टेंट होता है, और स्किल एक्सपीरियंस से आती है। Sure. ठीक, जी सर, थैंक यू, थैंक्स। वेलकम। कोई और क्वेश्चन है किसी का? अच्छा, ये लास्ट में एक छोटी सी वीडियो है, मैं इसको थोड़ी सी चलाऊंगा, सिर्फ एक वो कस्टमर के एक्सपीरियंस, ठीक है। वो एक प्रोडक्ट की यूजरेबिलिटी टेस्ट हो रहा है और वो कस्टमर बेसिकली प्रोडक्ट यूज भी कर रहा है और साथ साथ वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा है। Thank you for agreeing to participate in an evaluation of our product. The purpose of this usability study is to evaluate the design of a surfboard board. The session will not test you or your ability, rather the session will test the site to provide आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। areas that might be improved. Please read it and sign वीडियो का वॉल्यूम लो है। consent form if you wish to continue. Take as long as you need. अब ये एट इनिशियल उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं प्रोडक्ट के यूजेज के बारे में। Cool. Thank you. Okay, so you've heard about a website called Surfboard Board from a friend. They described it as 2 tasks. As you to see the task yet? Okay, cool. I'm gonna rent it out. So I'm gonna click list your gear. And I own a tent, so I'm gonna click tent. Give your listing a descriptive title. I'm going to click the checkbox looking thing.
10. This is the 10-year listing now. Sorry. Cool. No worries. I'm going to write a description about my tent. So, click here. If it's about 3 people, 2 if you move a lot in your sleep. It's pretty light. Okay for backpacking. Cool, and I'm gonna set my price. Let's see. Probably just put it up for like $5 per day. It's like $100 tent. That'd be pretty cool. ओके तो ये मैं वीडियो का लिंक ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तकरीबन 14-15 मिनट्स की वीडियो है, आप इसको रिव्यू कीजिएगा और स्पेशली डिटेल में आपने इसको बार बार गो थ्रू करना है कि मुख्तलिफ स्टेजेस में से इस प्रोसेस की वो कैसे उसको गुजार रहा है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन की। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? नो सर। ओके, तो आज का हमारा पार्ट एंड हुआ। वीडियो में आप लोगों से शेयर कर दूंगा ग्रुप में, और नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे को हम डिस्कस करेंगे अबाउट इमर्जन, यानी हमने खुद चीज़ों को एक्सपीरियंस कैसे करना है और उसको एक्सपीरियंस करते हुए मुख्तलिफ फैक्टर्स को कैसे देखना है। तो ये सारी की सारी जो टूल्स और टेक्निक्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कोई भी क्लास मिस ना करें, कोई भी सेशन जो है वो उसको मिस ना करें और कोशिश करें कि इसको लर्न करें। ज़िंदगी में प्रोएक्टिव लर्निंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज शायद लग रहा हो कि ये चीज़ एडिशनल है, मगर ज़िंदगी में कब इसका यूजेज आ जाए, कब आपके लिए ये वैल्यू क्रिएट करते हैं, आप लोग नहीं जानते। इसलिए जो लोग प्रोएक्टिव होते हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है, चलें, थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन हम एंड करते हैं। थैंक यू मच, थैंक्स लॉट। ओके, थैंक यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।